हेलो एंड वेलकम टू हरियाणा स्टडी बुक। आज हम जनरल अवेयरनेस का सेट 1 करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीके होगी और सामान्य विज्ञान होगा, जिसे जनरल साइंस बोलते हैं। इसमें सभी जो प्रश्न होंगे HSSC द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका ये जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, ये ग्रुप डी में करीबन 25 नंबर के आसपास आएगा। कौन सा? 25 नंबर के आसपास आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो निर्वाचन आयोग आपका अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अच्छा बताइए, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग की इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसलिए हम हर 25 जनवरी के दिन क्या बनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। इसी कारण मतदाता दिवस। ठीक है, 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस। ठीक है, अच्छा, जो निर्वाचन आयोग था, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे आपके, ये क्वेश्चन भी कई बार कई परीक्षा में पूछा गया है। ये थे सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। अच्छा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? बताइए। वर्तमान में है ये कौन है? राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में भारत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है? बताइए, राज्य विधान परिषद की कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है? बताइए। ये हैं आपके कुल सदस्यों का 1/3 राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है, इसमें विधान परिषद के अंदर। ठीक है, अच्छी जो विधान परिषद है कितने राज्यों में? हमारे भारत में। तो ये विधान परिषद की एक ट्रिक है, आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, उससे आप याद कर लेना कि किन किन राज्यों में विधान परिषद हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक है, अब तुम करना। ठीक है, ए से क्या हो गया आपका? ए से हो गया आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश, इसमें भी राज्य विधान परिषद है। बी से हो गया आपका क्या? बिहार। ठीक, टी से हो गया आपका तेलंगाना। ठीक है, यू से हो गया आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, एम से आपका क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक, इन 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है, बाकी में नहीं है। ठीक है, बाकी में केवल विधानसभाएं हैं। ठीक है, और आपका छठा है कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, तो ट्रिक क्या होगी? अब यानी कि ABTUM तुम, अब तुम करना, ये ट्रिक हो गया आपकी। ठीक है, और आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोमाली पड़वा कहाँ देखा जाता है? देखिए, सोमाली पड़वा एक ठंडी महासागरीय धारा है। धारा यानी कि स्ट्रीम। ठीक है ना,
धारा है, ठीक है। यह पश्चिमी 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 हिंद महासागर में बहती है, ठीक है। हिंद महासागर में बहती है, ठीक है, में बहती है, ठीक है। सोमाली इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये सोमाली देश के जो तट है ना, समुद्र उससे होती हुई बहती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम सोमाली प्रवाह या सोमाली धारा या सोमाली करंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पहली रेल यात्रा कब शुरू हुई थी? ये तो मैंने आपको पहले बताया था, ये हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। कब? 16 अप्रैल 1853, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विद्यापति ने अपने गाने डैश में लिखे थे, यानी कौन सी भाषा में लिखे थे, बताइए। विद्यापति कौन थे? ये जो मैथिली है बिहार में, मैथिली के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। शिव सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है, ठीक है, कवि थे। इन्हें मैथिली भाषा की कोकिला भी बोला जाता है। मैथिली भाषा की क्या? मैथिली भाषा की कोकिला या कोयल भी बोला जाता है। मैथिली भाषा की कोयल भी कहा जाता है, कोयल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने अपने जो गाने हैं मैथिली भाषा में लिखे थे, जो किसके नाम से इनकी रचना है, वो पदावली के नाम से। इनमें सभी भक्ति भजन हैं इनके, ठीक है, भक्ति गाने भजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था, बताइए कौन था वो। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या बाबर, बताइए। जो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, शाहजहाँ एक मुखर गायक था और एक कुशल सितार वादक था, ठीक है। अच्छा, शाहजहाँ के जो शासनकाल था उस समय को क्या बोलते हैं? स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्ट कला का, जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोलते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोलते हैं, ठीक है, किसे? शाहजहाँ के शासनकाल को। और जहांगीर के शासनकाल को क्या बोलते हैं? इसको चित्रकला का स्वर्ण काल बोलते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल, ठीक है, चित्र कला का चित्रकला का स्वर्ण काल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन केंद्र कौन सा है, बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन सी, कोडरमा। कोडरमा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है। ये कोडरमा कहाँ पे है? ये आपका झारखंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सरकार द्वारा किसी विषय पर मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित दस्तावेज को क्या कहा जाता है? यानी कि जो भारत सरकार द्वारा आधिकारिक जो बात कही जाती है किसी भी विषय पर, उस दस्तावेज को क्या बोलते हैं? उस दस्तावेज को बोलते हैं वाइट पेपर, ठीक है, या उसको हिंदी में श्वेत पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही सभी देशों के अलग अलग आधिकारिक दस्तावेज होते हैं जिन पर वो अपना आधिकारिक बयान देते हैं। जैसे कि ब्लू बुक है किसका? आधिकारिक दस्तावेज ये है ब्रिटेन का, ठीक है, ब्रिटेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी भाषा
भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई? ये है आपकी, बताइए कौन सी शास्त्रीय भाषा है इनमें? ऑप्शन ए कन्नड़। ठीक है। 2004 में सबसे पहले जो भाषा शास्त्रीय घोषित की गई थी उसका नाम था तमिल। कौन सी? तमिल भाषा 2004 में। फिर 2005 में शास्त्रीय भाषा बनाई गई थी, उससे की संस्कृत। कौन सी? संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2005 में। ठीक है। फिर 2008 में दो भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कौन सी? एक तो कन्नड़ थी आपकी, ठीक, और दूसरी थी आपकी तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु। ठीक है, तेलुगु। ठीक है। और फिर 2013 में मलयालम भाषा थी, उसको मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। फिर 2014 में जो उड़िया भाषा है, जो उड़ीसा में बोली जाती है, उड़िया भाषा, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। यानी सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। यानी कुल कितनी भाषाएं होगी आपकी? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी तक मिल चुका है भारत सरकार द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बताइए। तो ये तो सभी नोट पर आरबीआई गवर्नर का होता है। केवल 1 रुपये का जो नोट पहले आता था, अब तो नहीं आता। 1 रुपये का नोट पहले आता था, उस पर 1 रुपये के नोट पर होता था, सॉरी, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते थे। ठीक है। बाकी सभी नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन में राइट आंसर है। हर पाँच वर्षों में, है ना, 5 वर्षों में। किस अनुच्छेद के तहत करता है वित्त आयोग की नियुक्ति? अनुच्छेद 280। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वां वित्त आयोग कब से कब तक के लिए है? 2021 से लेके 26 तक के लिए है। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान जो 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं श्री NK सिंह, यानी कि नंद किशोर सिंह। कौन है? NK सिंह, यानी कि नंद किशोर सिंह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बताइए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बताइए। ये हैं, ऑप्शन ए राइट है आपका, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 68। क्यों की गई थी? क्योंकि हमारे भारत में 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत वर्सेस पाकिस्तान का। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1966 में भारत में सूखा पड़ गया था, जिससे भारत में सूखा अकाल पड़ गया था, जिसके कारण भारत में अनाज की कमी हो गई थी, है ना। इसी कारण हरित क्रांति लाई गई भारत में। ठीक है। इसके जनक कौन है? जनक MS स्वामीनाथन। ठीक है। शुरू हुई थी 1967-68 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक आपका
दूध श्वेत क्रांति भी है, जिसे कहते हैं दूध क्रांति, वो कब शुरू हुई थी? अच्छा, उसके जनक कौन थे? एक है आपकी श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति या दूध क्रांति या आपकी ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं इसको, ऑपरेशन फ्लड। इसके जो मतलब ये डेयरी विकास से संबंधित है ना, दूध के विकास से। ये कब शुरू हुई थी श्वेत क्रांति, दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड? ये 1970 में शुरू हुई थी। इसके जो जनक थे ऑपरेशन फ्लड के या श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर वर्गीज, ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, कुरियन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये तो भारत में एम एस स्वामीनाथन, तो ठीक है ना, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। लेकिन जो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पॉजिट्रॉन का आवेश निम्न में से किसके समान है? बताइए। देखिए, पॉजिट्रॉन जो होता है एक तरह से धन आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका जो चार्ज होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है? ये होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब क्या है? आवेश का क्या है? मात्रक, ऐसा है मात्रक। ये प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ये माइनस में हो जाता है। सेम चीज, सेम जो चार्ज है मतलब आवेश है, ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, सी से डिनोट कर देंगे इसको। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन क्या होता है? इसमें कोई चार्ज नहीं होता, जैसे जीरो चार्ज होता है, जीरो आवेश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैक फुट रोग निम्न में से किसके कारण होता है? बताइए किसके कारण होता है? ये होता है आर्सेनिक के कारण, आर्सेनिक की विषाक्तता के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। ठीक है। अच्छा, कैडमियम के कारण भी एक रोग होता है, बताइए कौन सा है? वो है आपका इटाई रोग होता है, इटाई रोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए। ये हो सकती है आपकी ऑप्शन सी 250। ठीक है, 250, जिसमें से 250 में से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, 238 तो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं इनमें से, है ना। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं 238। ठीक है, और बाकी के 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये बताइए, राज्यसभा में तो मैक्सिमम आपके 250 होते हैं और लोकसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके 552। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कौन से राज्य की सीमा अधिकतम दूसरे राज्यों से लगती है? तो आपका ऑप्शन बताइए कौन सा है जिसकी सीमा सबसे अधिक दूसरे राज्यों से लगती है? ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी सीमाएं हैं 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली से लगती है। ठीक है, प्रदेश। और हाँ, इसकी जो सीमा है नेपाल से भी लगती है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगती है देश से, नेपाल से भी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय खिलाड़ी ने कुश्ती में लंदन ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता? बताइए। सबको पता होगा रवि दहिया ने जीता था रजत प्लस सिल्वर मेडल लंदन ओलंपिक 2020 में। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले? सबको पता होगा, ये रहने वाले हैं सोनीपत के नाहरी गांव के। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता था? इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक। इस किसमें? लंदन ओलंपिक 2020 में। ये ठीक है ना। ये कहाँ के रहने वाले हैं? झज्जर के। ठीक है, झज्जर के खुदान गांव है कोई। ठीक है, वहाँ की। और नीरज चोपड़ा ने तो गोल्ड जीता था। ठीक है ना, किसमें? जैवलिन थ्रो में। ठीक है, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते थे ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक 2020 में? गोल्ड तो केवल एक ही आया था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। सिल्वर थे 2 और ब्रॉन्ज थे 4, यानी ये कुल 7 पदक जीते थे। ठीक है, बहुत खराब स्थिति थी भारत की लंदन ओलंपिक 2020 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, HDI का अर्थ क्या है? HDI का अर्थ बताइए क्या है? HDI का अर्थ है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। बताइए, 2023 और 2022 में भारत का जो रैंक था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, बताइए क्या था? बता दीजिए मेरे को, कमेंट में लिख के बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करती है तब सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? बताइए कौन सी गैस मुक्त होती है जब एसिड धातु के साथ क्रिया करती है? तो बताइए। ये होती है आपकी ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम प्लस HCl। ठीक है, 2HCl ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस विमुक्त हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि हाइड्रोजन गैस सामान्यतः निकलती है जब एसिड धातु के साथ क्रिया करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज़ बता दूँ आपको, HCl जो होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ऊपर के साथ क्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? बताइए। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है मुंह से ही शुरू हो जाता है, मुंह से। ठीक है, क्योंकि मुंह में क्या होता है? एंजाइम होता है। कौन सा? जो लाल होती है सलाइवा, उसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज करके। कौन सा? एमाइलेज।
मुंह की जो लार होती है सलाइवा में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, जो भोजन में स्टार्च होता है ना, स्टार्च, उसको ये शर्करा यानी कि ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है। ये काम होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें क्या बदलाव या परिवर्तन होता है, बताइए। केवल आवृत्ति में उसका परिवर्तन होता है, या वेग और आवर्ती दोनों में परिवर्तन होता है, केवल तरंग दैर्घ्य में होता है, या तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में होता है। तो देखिए भैया, आवर्ती में परिवर्तन कभी नहीं होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये तो कभी नहीं होगा। याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट आपका एक फैक्ट है। जो होता है परिवर्तन केवल तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में किन अक्षांशों के बीच स्थित है, बताइए। बताइए किन अक्षांशों के बीच स्थित है। ये है आपका ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और किन देशांतरों के बीच स्थित है, ये पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। इसमें पूर्वी देशांतर है ये आपके 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है भारत, ठीक है। और अच्छा अक्षांश की बात पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने करंट का क्वेश्चन डाला हुआ है आपका, ठीक है। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। किसने जीता बताइए। ये जीता है आपका ऑप्शन है जॉर्जी गोस्पोदिनोव। इनकी एक रचना है, इसका नाम है टाइम शेल्टर, ठीक है। इसके कारण इन्हें मान बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये 2023 का है। और 2022 में किसको मिला था, 2022 में मिला था गीतांजलि श्री को। इनकी किस रचना के लिए मिला था, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला था गीतांजलि श्री को, यानी कि हिंदी में इसका अनुवाद है रेत की समाधि, ठीक है। इसके लिए इनको 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, ठीक है। तो उसकी आवर्धन क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बना के तब करेंगे इसको। जो उत्तल दर्पण होता है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है, ठीक है। और ये पीछे पॉलिश होती है, ठीक है। ठीक। ये इसका ध्रुव है, ध्रुव, ठीक है। इसको पी से डिनोट करते हैं। ये इसका फोकस बिंदु है। ये इसका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र है। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। अच्छा अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक वस्तु वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी कि ये आपका जो है ये 20 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी कि वस्तु तो इस तरफ रखी होगी, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है आपका इस तरफ से,
ये आपकी वस्तु रखी हुई है, ठीक है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, कितनी, 10 सेंटीमीटर दूर से, ठीक है। इसकी आवर्धन क्षमता पूछी है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आराम से निकालते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, इसकी जो इमेज बनेगी आपकी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और जो इनका साइन कन्वेंशन होता है, यानी कि ये जो मिरर है इधर वाला, इसके जो लेफ्ट साइड का हिस्सा जो होता है, ये इधर का हिस्सा जो होता है, इसको नेगेटिव मानते हैं। कोई भी चीज़ होगी इस तरफ नेगेटिव होगी और इस तरफ होगी जो भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसकी क्या, ये जो दूरी है ये u कहलाती है, वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से ये v कहलाती है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। तो f क्या दिया हुआ है आपका, f है आपका, अगर ये 20 है, वक्रता केंद्र 20 है, तो f क्या होता है, यानी कि फोकस दूरी क्या इसकी आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी आपकी, यानी कि 1/10, ठीक है। और u क्या है आपका, u यानी वस्तु की दूरी कितनी है, 10, लेकिन ये लेफ्ट में है तो इसको माइनस का 10 हो जाएगी, ठीक है ना, माइनस का 10। जो f था ये राइट साइड में था, इसलिए पॉजिटिव का रह जाएगा इधर, लेकिन ये u है ये लेफ्ट साइड में है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या है 1/v, v क्या है आपका, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि ये, ठीक है, ये हमें निकालनी है, ठीक है। ये पॉजिटिव में रहेगी क्योंकि राइट साइड में, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। अब हम 1/v इसको उधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2/10, यानी कि काट पीट के आ जाएगा 1/5। तो v क्या आ गया आपका, v इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या आ गई आपकी, v इक्वल टू 5 आ गई, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन होती है आपकी, इसको m से डिनोट करते हैं, -v/u, ठीक है। v क्या आपका 5, लेकिन माइनस में है, ठीक है, -5 लिख देंगे इधर। और u क्या है आपका, u है 10, ये भी माइनस में है क्योंकि लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो -10, ये कितना आ जाएगा, -10, तो माइनस से माइनस कटेगा इधर, ठीक है, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 या 0.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, ये मैंने समझाने के लिए किया था, वरना इतनी देर नहीं लगती क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पौधे का कौन सा हिस्सा हस्तांतरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में शामिल होता है, ठीक है। बताइए, जाइलम या फ्लोएम या ए और बी दोनों या कोर्टेक्स, तो ये होगा आपको ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है। ये क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम होते हैं आपका, ये संवहनी उत्तक होते हैं, कौन से, संवहन का काम करते हैं पौधों के अंदर, है ना, संवहनी उत्तक होते हैं, ठीक है। जाइलम का क्या काम होता है, जल और खनिज जो लवण होते हैं, खनिज लवणों का संचरण करते हैं पौधों के अंदर, ठीक है, ठीक है। जल और खनिज लवणों का संचरण करते हैं, यानी संवहन करते हैं, कौन, जाइलम उत्तक, ठीक है।
और फ्लोएम उत्तक का क्या फंक्शन होता है? फ्लोएम उत्तक का फंक्शन होता है आपका, ये करते हैं, जो पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन होता है ना, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में संवहन करते हैं। भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं ना, विभिन्न भागों तक पहुंचाते, फ्लोएम भागों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, पहुंचाते हैं। देखिए आप समझ लीजिए, जैसे फ्लोएम है, इसमें फल का उच्चारण हो रहा है, यानी कि खाने से संबंधित है, ठीक है। जाइलम है, इसमें जल से संबंधित उच्चारण हो रहा है, यानी कि जल और खनिज लवणों का ये संचरण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? ये किया गया था, आपको बताइए कब शुरू किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, मधुमेह या डायबिटीज़ रोग किस कारण होता है? बताइए। ये होता है आप इंसुलिन के स्राव या उत्पादन में कमी जब आ जाती है तब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। यह स्थित आपका चंडी मंदिर कहाँ पे? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से चौथा मुगल सम्राट कौन था? बताइए। सबको पता होगा चौथा मुगल सम्राट। देखिए पहले तो कौन था? सबसे पहले तो बाबर था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में, ठीक है। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं, ठीक। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, जिसको सलीम भी बोलते थे, ठीक है। तो चौथा कौन होगा? जहांगीर हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है? बताइए क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी माइकोलॉजी, ठीक है। इसमें कवकों का अध्ययन, कवक किसे बोलते हैं? जो फफूंद वगैरह होती है ना, फफूंद, वो कवकों के अंदर ही आती है ना। अच्छा, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? ये है आपका शैवालों का अध्ययन। जो शैवाल होते हैं ना, उनका अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन, ठीक है। और जीरंटोलॉजी क्या होती है? ये वृद्ध अवस्था से संबंधित विज्ञान है, वृद्ध अवस्था से संबंधित विज्ञान, ठीक है, ठीक है। इसको जरा विज्ञान भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स क्या होती है? अनुवांशिकता से संबंधित होती है, ठीक है। जेनेटिक्स क्या होती है? अनुवांशिकता से संबंधित, अनुवांशिकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं से होने वाला रोग है? बताइए। देखिए मलेरिया जो होता है किससे होता है? ये प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है। कौन, क्या होता है? प्रोटोजोआ, उससे होता है, प्रोटोजोआ या पैरासाइट, ठीक है। और जुकाम किससे होता है? वायरस से, इसका नाम है राइनो वायरस, ठीक। गोनोरिया ये होता है आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जीवाणु। और वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु, ठीक है। किससे होता है? तो नाम है हिंदी में नाइसेरिया गोनोरिया नामक एक बैक्टीरिया होता है, यानी कि जीवाणु से होता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर आपका ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चेचक
जिसे इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसका नाम है बड़ी माता भी कोई बोल देते हैं इनको ना, आम भाषा में बड़ी माता, ठीक है। इसमें शरीर में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। ये आपका वायरस से होता है जिसका नाम है वेरियोला वायरस, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस से होता है, ठीक है। अच्छा, जो वेरिशेला वायरस होता है इससे क्या होता है, इससे होता है आपका चिकन पॉक्स। क्या होता है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी माता, छोटी माता, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना, ये स्मॉल पॉक्स लिखा है तो इसका नाम यहाँ पे हिंदी में बड़ी माता है, ठीक है। चिकन पॉक्स का मतलब छोटी माता है। ये वेरिसेला वायरस से होता है चिकन पॉक्स, और जो चेचक है आपका, ठीक है, ये वेरियोला वायरस से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको जितने भी जो डिजीज से होने वाले रोग हैं उनकी एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा 4 या 5 मिनट की, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जितने भी डिजीज वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है, फंजाई वगैरह से जितने भी रोग होते हैं इसकी मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, आपका ऑप्शन भी राइट आंसर है, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रास्फीति के समय करों की दरों में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा, बताइए। इसमें कर की जो दर हैं, कर की दरें वो बढ़ जाएंगी, वृद्धि होगी उनमें। मुद्रास्फीति होती क्या है, इसमें क्या होता है, जो मुद्रा की का मूल्य या क्रय शक्ति है, उसको खरीद नहीं सकती किसी भी वस्तु को ना, वो क्या हो जाती है, घट जाती है, कि घट जाती है, ठीक है। यानी कि महंगाई हो जाती है, इसको महंगाई भी बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब महंगाई बढ़ जाएगी तो सरकारी जो खर्चा है वो भी बढ़ जाता है, सरकारी खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। सरकारी खर्चा जब बढ़ता है तो सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, जो करों की दर होती है उनको की दरों में वृद्धि कर देती है, अपना खर्चा पूर्ण करने के लिए, सरकारी खर्चा ना, ठीक है। कुल मिलाकर पब्लिक का नुकसान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाले पहले भारतीय सिपाही कौन थे, तो आप सबको पता होगा, ये थे ऑप्शन सी मंगल पांडे, ठीक है। इन्हीं की वजह से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, 1857 जो क्रांति थी की शुरुआत इन्हीं के द्वारा मानी जाती है, ठीक है, शुरुआत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, वित्त आयोग का क्या कार्य होता है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच जो संसाधन है, यानी कि संसाधन यानी कि जो जो करों की दर होती है, करों से जो सूद लाभ प्राप्त होता है उनका बंटवारा करता है, कौन, वित्त आयोग। करों से जो शुद्ध लाभ प्राप्त होता है उसका बंटवारा करता है केंद्र और राज्य के बीच, वित्त आयोग, ठीक है। और राष्ट्रपति के सामने इनकी सिफारिश करता है, ठीक है, बंटवारे की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 36 में मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, ये करता है आपका RBI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, तो ये था आपका 42वां संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है,
42वें संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये मैंने करंट अफेयर का क्वेश्चन डाला हुआ है, ये उसमें पुराना क्वेश्चन पड़ा हुआ था। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है बताइए। ये बनी है आपकी ऑप्शन ए नंदिनी गुप्ता। ठीक है, ये आप राजस्थान की रहने वाली है, कहाँ की, राजस्थान की। ठीक है, अच्छा 2023 में कौन थी, 2022 में 2022 में थी सीनी शेट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सन 1999 में कारगिल में हुई सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था बताइए। इसको दिया गया था ऑपरेशन विजय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था बताइए। ये थे आपके ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये कौन थे, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और लगातार 10 सालों तक बने रहे थे। ठीक है, ये प्रथम उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, पता हुआ आपको, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये 1952 से लेके 62 तक लगातार 10 सालों तक, यानी 2 बार, ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने रहे। और फिर इसके बाद क्या करा, जो दूसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो भी ये बने थे। पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे नंबर के फिर दोबारा ये राष्ट्रपति बन गए थे उपराष्ट्रपति से। ठीक है, तो 62 से लेके 67 तक, 67 तक। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है बताइए। ये हैं आपके, कौन सा है बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बुध और शुक्र। ठीक है, पहले तो बुध आता है पहले नंबर पे, फिर शुक्र आता है, उसके बाद क्या आता है, फिर आती है पृथ्वी। सूर्य के नज़दीक के घटते हुए क्रम में बता रहा हूँ। ठीक है, पृथ्वी के बाद कौन आता है, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह के बाद कौन सा आता है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद आता है आपका शनि। शनि के बाद आता है अरुण। अरुण को यूरेनस भी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या, यूरेनस। ठीक है, उसके बाद आता है वरुण। ये सबसे लास्ट, सबसे दूर का ग्रह है सूर्य से। ठीक है, वरुण। इसको क्या बोलते हैं, नेपच्यून। इंग्लिश में क्या होता है, नेपच्यून। ठीक है, अच्छा जो वरुण ग्रह है ये सबसे दूर है, क्योंकि तो ये सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा और हरे कलर का ग्रह है, हरे रंग का ग्रह है ये। ठीक है, किसके कारण है हरा रंग, मीथेन की जो गैस का मंडल है उसमें, इसके कारण। ठीक है, हरा रंग किसका, वरुण यानी कि नेपच्यून का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई थी। ये हुई थी आपकी ऑप्शन सी 2006 में, 2 फरवरी 2006 में लागू हुई थी। ठीक है, ये अधिनियम बना कब था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम था जिसको नरेगा बोलते थे, नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये आपका कब अधिनियमित हुआ था, ये 25 अगस्त 2005 में अधिनियमित हुआ था। क्या हुआ था, अधिनियमित।
ठीक है। और लागू कब हुआ था यहाँ पे 2006 में लागू हुआ था 200 जिलों में, कितने 200 जिलों में, ठीक है। और फिर 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में। का नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। ए से यहाँ पे एक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? तो ये थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनाई गई थी, ठीक है। इन्हीं के प्रयासों से सबसे पहले भारत में पंचायती राज लागू हुआ था, इनकी वजह से, ठीक है। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है। इनके प्रयासों से किसने किया था ये? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ठीक है, अभी तक ये पंचायती राज था संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था 1959 में, लेकिन ये कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JLN के द्वारा, ठीक है। इसको जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था पंचायती राज को, वो तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कब स्थापित हुआ था? बताइए। यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था 2010 में। कब? 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ पर स्थित है? बताइए। ये आपका स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। इसको पूषा संस्थान के नाम से जानते हैं, पूषा संस्थान के नाम से, ठीक है। इसकी स्थापना पूषा बिहार में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी, ठीक है। और 1936 में इसको नई दिल्ली ले स्थानांतरित किया गया था, ठीक है, नई दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 1986 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की? देखिए, मैं जिससे बात कर रहा था, तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था इसको, पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। बाद में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है, 1992 द्वारा। इसके तहत पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 को
तो पंचायती राज लागू कर दिया गया था, ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, लागू हो गया था, ठीक है। कब? 24 अप्रैल। इसे 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी बनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी बनाते हैं। कब? 24 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे कि जो हरियाणा का हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अच्छा 73वें संविधान संशोधन के बाद फिर सभी राज्यों ने अपने अपने जो पंचायती राज अधिनियम बनाने चालू कर दिए थे। इसके तहत हरियाणा ने भी बनाया था 1994 में, ठीक है। जो कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका लागू 22 अप्रैल 1994 को, ठीक है। हरियाणा की बात कर रहा हूँ इधर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त 2023 यानी कि हाल ही में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बताइए? ये हुआ था आपका ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, ठीक है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम बताइए। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के दक्षिण अफ्रीका? राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा, ठीक है। अच्छा ब्रिक्स की जो स्थापना कब हुई थी? जून 2006 में हुई थी, ठीक है। उस समय इसमें 4 देश थे, यानी कि खाली BRIC, यानी कि B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया और C से चाइना, यानी कि 4 देश थे उस समय, ठीक है, 2006 में, ठीक। अच्छा आगे पढ़ते हैं इसको। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 देश और नए देश जो है शामिल होने वाले हैं। कौन कौन से? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ब्रिक्स तो पहले से था, ठीक है, यानी कि कौन सा है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो पहले से थे। अब 6 देश और नए आ जाएंगे 1 जनवरी 2024 से, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, ये संघाई सहयोग संगठन है ना, संघाई सहयोग संगठन का जो सम्मेलन हुआ था, ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी भारत ने, ठीक है। वो ये एक वर्चुअल समिट था, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे किया गया था, ठीक है, ठीक है। संघाई सहयोग सम्मेलन 2023 में होता, 2023 जुलाई 2023 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है बताइए? ये बनता है आपका ऑप्शन ए जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इनटू 2H2O। इसको हम गर्म करते हैं तो इससे पानी के जो मॉलिक्यूल है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इसको गर्म करते हैं लगभग 423 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये टूट जाता है इसके, यानी कि जो पानी का अणु है वो आधा मॉलिक्यूल ले जाता है इसको, हाफ H2O, और प्लस जो 3/2 H2O है ये निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो आता है यानी कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 यानी कि हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट,
ये आपका क्या है, ये है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मादक पेय पदार्थ सामान्यतः किसके बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं आपके ऑप्शन ए एथेनॉल के। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।